सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम यानी कि तारे और हमारा सौर मंडल, और आज हमने एक प्लेनेट के बारे में पढ़ना है यानी कि वी आर स्टडिंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हम पढ़ रहे थे पूरे परिवार के सदस्यों के बारे में। तो जैसा कि कल हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, हमने सूर्य के बारे में जाना है, उसी प्रकार से फिर हमने कल थोड़ी सी बात की थी आर्यभट्टा ने क्या क्या किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे मरकरी प्लेनेट की यानी कि बुध, जो कि पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का, यानी कि इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। उसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मरकरी, जिसको हम हिंदी में बुध भी कहते हैं। तो बुध बेसिकली क्या है? बुध हमारा पहला जो फैमिली मेंबर है उसको हम बुध कहेंगे। ठीक है, हिंदी में से बुध कहते हैं, इंग्लिश में से मरकरी कहते हैं। और हमें एक एक पॉइंट नोट डाउन भी करना है इसका, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हमें प्लैनेट्स के बारे में पता होना बनता है ना, होना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी बुध की। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, यानी कि सबसे करीब कौन है सूर्य के, वो है मरकरी। सबसे पास कौन है सूरज के, वो है मरकरी यानी कि बुध। और ये सबसे छोटा प्लैनेट है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सबसे छोटा हमारा प्लैनेट कौन सा है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज, तो इट इज मरकरी, यानी कि ये होता है बुध। अब मरकरी क्लोज है बहुत सन के, बहुत ही पास है सूरज के। तो ऑब्वियसली सूरज को तो वैसे ही हम लोगों ने देखो दूर से ही देखा है, उसके पास जाना इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। ऐसा कहता है कि उसके अंदर बहुत सारी आग है, या बेसिकली उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है। तो इतनी ऊर्जा को हम भेद नहीं कर सकते, इतनी ऊर्जा के पास हम जा नहीं सकते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मरकरी ऑल्सो। अगर हमें बुध को भी ऑब्जर्व करना है तो हम बुध को ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा उसको ढंग से देख पाना, क्योंकि यहाँ पर ग्लेयर ऑफ सन बहुत ज्यादा है, उजाला, धूप इतनी ज्यादा है, ऊर्जा, क्योंकि उस ग्लेयर को हम भेद नहीं सकते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन। तो ये छुपा हुआ होता है, आधा से ज्यादा टाइम दिखता ही नहीं है, क्योंकि धूप इतनी पड़ती है तो हमें उसकी उजाले में मरकरी, क्योंकि सूरज के पास है तो हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि ग्लेयर इतना ज्यादा है। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। बस हम इसे कब देख सकते हैं? इसको हम दिन के टाइम नहीं देख पाएंगे, जब सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा उस दौरान हम देख सकते हैं। नियर द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन बोले तो हमारे इस क्षैतिज के पास हम कहीं पर मरकरी को देख सकते हैं, बुध को देख सकते हैं। ये एक ग्रह है और ग्रह टिमटिमाते नहीं, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसे क्षैतिज यानी कि जहां से सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है उसमें देख सकते हैं। सो इट इज विजिबल ओनली प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजॉन। तो ये उन्हीं जगह से दिखेगा जहां पे ना तो कोई बिल्डिंग होगी ना कोई पेड़ होगा जो हमारे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करे, जो हमारे देखने के नजरिए के बीच में रुकावट आए। जैसे पेड़ आ गया तो आप कैसे देख पाएंगे हॉरिजॉन को, या कोई बिल्डिंग आ गई तो वी आर नॉट एबल टू सी द हॉरिजॉन, हम हॉरिजॉन को नहीं देख पाएंगे। तो वो हमारे रास्ते में, हमारे व्यू में ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, बीच में रुकावट पैदा करेंगे, जिससे हम इस चीज को नहीं देख पाएंगे। मरकरी हैज नो सैटेलाइट, और मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए फटाफट से मरकरी यानी कि बुध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जो जो टिक लगाई गई हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो याद रखेंगे, मरकरी का कोई यानी कि बुध का कोई उपग्रह नहीं होता, ये नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे ग्रह की, जिसका नाम है शुक्र यानी कि वीनस। तो वीनस जो है वो अर्थ का नेबर होता है, यानी कि पृथ्वी का पड़ोसी है अपनी। ठीक है, तो वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर, यानी कि प्लैनेट्स में पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट बोल दो या प्लैनेट पड़ोसी बोल दो, कौन है? वीनस है। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, सबसे चमकदार ग्रह में से
ये एक ग्रह है, ठीक है। तो सबसे चमकदार होता है और रात में सबसे ज्यादा चमक धमक किसमें होती है? वीनस में, यानी कि शुक्र में होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जल्दी से इसे नोट करें फिर आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा वीनस जो है बहुत चमकदार ग्रह है। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। तो समटाइम्स क्या होता है, सूरज उगने से पहले वीनस जो है हमें ईस्ट की तरफ दिखता है। समटाइम्स अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई, कभी कभी हमें पूरब की ओर, कभी कभी हमें पश्चिम की ओर दिखता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर कब दिखता है? तो पश्चिम की ओर दिखता है ये सनसेट, यानी कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस टाइम ये हमें पश्चिम की ओर दिखता है। और जब सूर्य अस्त हो रहा, सूर्य उदय हो रहा होता है तो हमें ये दिखता है ईस्ट में, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है। Therefore it is often called morning और इवनिंग स्टार। तो इसीलिए इसे कई बार हम भोर और भोर का तारा भी बोलते हैं ना, जैसे भोर का तारा या सांझ का तारा, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहलाया जाता है? शुक्र को बोलते हैं। तो याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ ले या जीके में भी कई बार आ जाता है। देखो साइंस इज ऑलवेज अबाउट जीके, तो जीके में भी पूछ लेता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। और सांझ का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस को कहते हैं, यानी कि इवनिंग और द मॉर्निंग स्टार इज नोन एज वीनस, ठीक है। याद रखिएगा, ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, हालांकि ये कोई स्टार नहीं है फिर भी बोला जाता है ना, कि इससे इसके हमें बेसिकली पोजीशन पता लगे। तारा नहीं है, ये तारा नहीं है, ये एक प्लेनेट है, ग्रह है। सर क्या फर्क होता है? ये टिमटिमाता नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। तो आपको क्या बोल रहे हैं? आपको कह रहे हैं कि ट्राई करें वीनस को, देखें कि रात में ये कहां पे मिलेगा। तो वीनस का कोई मून नहीं होता, कोई चंद्रमा नहीं होती और सैटेलाइट नहीं होती, यानी कि वहां पर कोई सैटेलाइट नहीं है उसकी कोई। तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का ना तो कोई उपग्रह है और ना ही कोई चंद्रमा है, ठीक है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। रोटेशन इस तरीके से है, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो ये उल्टा घूमता है, ठीक है। यानी कि अर्थ अगर ऐसे घूम रही है, जैसे पृथ्वी ना ऐसे घूम रही है, मानो अपने ही अक्ष पे ऐसे घूम रही है, तो ये उल्टा घूमता है, ठीक है। ये उल्टा घूमता है, यानी कि ये उल्टी की तरफ घूमता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर। उसी तरीके से बेसिकली हमारा जो वीनस घूमता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये सारी बातें वीनस की नोट करेंगे, शुक्र ग्रह की नोट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो एक्टिविटी यहाँ पे दे रखा, फ्रॉम फाइंड आउट फ्रॉम द सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन एल्मेनिक द टाइम व्हेन यू वीनस इज विजिबल इन द स्काई। तो आप क्या देखना कि किसी न्यूज़पेपर में देखना या कुछ देखना कि जब आपको क्या होता है वीनस यानी कि जो शुक्र ग्रह है वो आपको कब दिखाई देगा। यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। ये चमकदार तारा होता है तो इस चमक से इसको पता लग जाएगा, ठीक है। तो 2-3 घंटे पहले कहते हैं, 2-3 घंटे पहले सूर्य उदय होने से और 2-3 घंटे बाद सूर्य अस्त होने के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? वीनस जो है वो पृथ्वी का उल्टा घूमता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो शुक्र ग्रह है उसमें जो सन है वो राइज करता है वेस्ट में और सेट होता है ईस्ट में, जबकि हमारे यहाँ उल्टा होता है ना। इफ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर कभी इन फ्यूचर आपको टाइम मिलता है
तो आप एक टेलीस्कोप से वीनस प्लैनेट को जरूर देखना, आपको इसके फेजेस, जैसे चांद के फेजेस दिखते हैं वैसे ही आपको वीनस के भी फेजेस दिखेंगे। यानी कि जैसे चंद्रमा होता है ना, पूरा दिखता है फिर हल्का 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 गायब होकर क्रीसेंट बन जाता है, उसी तरीके से आपको वीनस में भी क्या दिखेंगे, फेज दिखेंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं अपने तीसरे ग्रह की, सौरमंडल की फैमिली का, यानी कि परिवार का तीसरा मेंबर, तीसरा सदस्य जो है कि हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी, अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अभी तक इतने, मतलब 8 प्लैनेट हमें पता है, और इन 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ ही ऐसा नोन है जानने वाला, इसके अलावा हो सकता है, बट अभी तक नोन जिसको जाना जाता है, यहीं पर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि यहीं पर जिंदगी संभव है। हम लोग पृथ्वी में ही रहते हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, जीव जंतु सांस ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो लाइफ कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ पृथ्वी पर ही पॉसिबल है। ठीक है, some special environment condition are responsible for the existence and continuation of life on earth। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक environmental condition बनी है, environment की condition बनी है, वातावरण की क्या बनी है, ऐसी कंडीशन है जहां पर क्या कर सकते हैं, मनुष्य का जीवन हो सकता है, या आप कह सकते हो जीवन संभव है। तो जीवन कहाँ है, सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है, अभी तक जानने में यह है। These include just the night distance from the sun। तो यहाँ पर एकदम राइट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर राइट डिस्टेंस भी देखो, है ना, एकदम राइट डिस्टेंस है इसका, सूरज से बराबर एकदम सही दूरी पर पृथ्वी है। ठीक है, सो दैट द राइट टेम्परेचर रेंज, इसलिए सूरज से एकदम सही तापमान होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी इतना है कि हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं इस तापमान को, है ना। अगर हम बहुत पास होते तो आग ही लगी रहती इस प्लेनेट पे, तो धूप ही इतनी पड़ जाती, गर्मी हो जाती, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसका इतनी दूरी है सूर्य से कि यहाँ पर टेम्परेचर का भी डिफरेंस है, मतलब टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तापमान भी बहुत सही है। ठीक है, राइट टेम्परेचर है, यहाँ पर पानी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, सुटेबल एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन है। ओजोन है जो हमें किससे बचाती है, ओजोन हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यानी कि सूर्य से निकलने वाली पैरा बैंगनी किरणों से। तो ओजोन वगैरह सब कुछ हमारी अर्थ में, इसलिए यहाँ पर लाइफ संभव है, अदरवाइज दूसरे प्लेनेट में लाइफ संभव नहीं है। तो हम इन सारी बातों को नोट करेंगे पॉइंट वाइज, क्योंकि हमने सब देख लिया कि सन से एकदम राइट टेम्परेचर हम दूरी पर है, जिससे हमें तापमान में ज्यादा ना वृद्धि होती है ना घटोतरी होती है, नहीं तो बहुत ही ठंडा पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और बहुत ही गर्म हो जाएगा तो भी हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन की परत है, यहाँ पर पानी है, क्योंकि पीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, यानी कि वायु यहाँ पर है जो कि हम सांस ले सके, रेस्पायर करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है। We must take special care to protect our environment so that life on earth is not disturbed। Exactly, हमें अपने वातावरण, अपने वायुमंडल, हमें अपनी पृथ्वी का पूरा प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, हमें वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, जो पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, प्रदूषण को कंट्रोल करने वाली चीजें वो करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हमारी पृथ्वी पे हो जाएगा, यानी कि अगर बहुत ज्यादा ही प्रदूषण हो जाएगा, तो हमारी पृथ्वी के अंदर जो डिजायरेबल टेम्परेचर है, या बेसिकली जो कंडीशन है, सूटेबल कंडीशन फॉर द लाइफ, यानी कि जीवन के लिए जो मूलभूत चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लाइफ संभव हो पा रही है वो भी नहीं हो पाएगी। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जी पा रहे हैं तो बहुत ही स्पेशल सी चीज है। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from the water and the landmass on the surface।
तो जब हम इसे कहाँ से देखें, अंतरिक्ष से देखेंगे, तो अंतरिक्ष से हमें ग्रीन कलर की दिखती है और ब्लू कलर की दिखती है, नीले कलर की दिखती है और हरे कलर की दिखती है। नीले कलर के देखने का क्या कारण है, नीले कलर का देखने का यह रीजन है, कारण यह है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, यानी कि परावर्तन होता है लाइट का पानी से। तो पानी से जब कोई चीज टकरा के आएगी तो वो हमें नीला दिखाई देती है। और लैंड मास ऑन इट सरफेस, यानी कि यहाँ पर जो लैंड है, यानी कि जो भूमि है, वो वहाँ पे पेड़ भी है, घास भी है, सूखा भी है, ऐसा नहीं है कि सूखा नहीं है, बट हमें कैसा दिखाई देता है, वो वहां से ग्रीन दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो घूम रही है अर्थ, वो सीधे नहीं घूमती है, थोड़ी टिल्ट होके घूमती है, ऐसे अर्थ हल्का सा टेढ़ा होके घूमती है अपनी एक्सिस में, ठीक है। टिल्ट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन सीजन, इसी कारण अगर ये टेढ़ी है तभी सीजन आ रहे हैं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पृथ्वी पे टिल्ट नहीं होती या टेढ़ी नहीं होती, एक्सिस सीधे घूम रही होती, तो क्या यहाँ पर सीजन होते, तो नहीं, यहाँ पर सीजन नहीं होते। टिल्ट होने के कारण जब पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी होके घूम रही है, तो यहाँ पर क्या है, सीजन, यानी कि क्या आ रहे हैं, सीजन आ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। द अर्थ हैज ओनली वन मून, और पृथ्वी का एक ही चांद है जो चंदा मामा है, आप सभी को पता है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो अर्थ के जो सीजन होते हैं वो अर्थ के टिल्ट के कारण होते हैं। तो इफ आई एम 13 years old, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉन अराउंड द सन, अगर मैं 13 साल की मेरी उम्र है तो मैं कितने बार चक्कर लगा चुका हूँ सूरज के, तो आपका आंसर होगा 13 ही बार। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर जो होता है वो होता है 365 डेज का, और जब पूरा एक चक्कर लग जाता है तो एक साल हो जाता है। तो भाई 13 साल का, तो 13 चक्कर इसने लगाए होंगे सूरज के चारों तरफ। तो यस, यू हैव कंप्लीटेड 13 राउंड अराउंड द सन, सो दैट योर एज इज 13 years। और जो भी आपकी उम्र है, आपने उतनी बार सूरज के चक्कर लगा लिए, ठीक है। तो 13 बार आपका आंसर होगा, 13 बार। चलिए फटाफट से क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, एंड इसका आंसर भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा है और इसका आंसर आप लिखेंगे। चलिए बात करेंगे अब तीसरे प्लेनेट की, तीसरे ग्रह की, जिसका नाम है मंगल ग्रह, यानी कि मार्स। तो पृथ्वी के बाद तुरंत कौन आता है, मार्स आता है। तो नेक्स्ट प्लेनेट जो है वो फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, अर्थ से थोड़ा बाहर चला जाएंगे, यानी कि आप पृथ्वी से हम आगे चले गए। तो नेक्स्ट प्लेनेट आता है वो आता है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। ये कैसा दिखता है, इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, क्योंकि ये लाल कलर का दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाल कलर का दिखता है तो रेड प्लेनेट बोलते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि यहाँ पे आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, लोहा बहुत ज्यादा बोला ही जाता है, ठीक है। बट इतना याद रखिएगा कि रेडिश होता है। मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट होती है, यानी कि मार्स मंगल ग्रह के दो अपने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पर हम इसे नोट करेंगे, एंड देन फिर हम आगे चर्चा करेंगे।
सो बेसिकली फिर क्या हुआ देखो, तो हमारे इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप इसरो को जानते होंगे, इन्होंने फर्स्ट मार्स मिशन चलाया था, ऑर्बिटल मिशन था मार्स, जिसको मंगलयान रखा था, ठीक है। तो ये नवंबर 5 2013 को लॉन्च किया था और ये एग्जैक्टली सक्सेसफुली प्लेस हो गया था मार्स के ऑर्बिट पे। एग्जैक्टली कब? 24 सितंबर 2014 को, यानी कि ऑलमोस्ट लग गया था एक साल, 13 महीने मान लो, ठीक है। एक साल ऑलमोस्ट, सॉरी 13 कह रहा हूं मैं, 11 महीने मान लो, ठीक है, 11, 10 से 11 महीने। तो विद इन द इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इंडिया यानी कि भारत पहली ऐसा देश था, इंडिया वाज द ओनली सिंगल कंट्री जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान को उसके ऑर्बिट पे पहुंचा दिया, ठीक है। सो इंडिया करने वाली यहाँ पर पहली ऐसी कंट्री थी जिसने मंगलयान को भेजा, मंगल के कक्षा पे भेजा, कि मंगल जहां घूम रहा है वहां पर भेजा जाए, और मंगलयान से हमें पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह में क्या क्या चीजें हैं। तो और देशों ने भी भेजा, ऐसा नहीं कि और देशों ने नहीं भेजा, बट इंडिया का नाम क्यों इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में भेज दिया, एक ही कोशिश की, और एक ही कोशिश में हमारा मंगलयान कहाँ था? मंगल ग्रह की कक्षा पे था। तो ये हमारे लिए काफी प्राउड मूवमेंट भी है, तो इस चीज को भी हमें पता होना चाहिए। फटाफट से इस चीज को नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें प्लेनेट आता है, वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति बेसिकली सबसे बड़ा प्लेनेट है, यानी कि लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा। इट्स सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन प्लेस इनसाइड दिस जायंट प्लेनेट। इतना बड़ा ग्रह है कि 1300 पृथ्वियां इसके अंदर आप रख सकते हो। 1300, सोच सकते हो, इतनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, उतनी 1300 पृथ्वी इसके अंदर रख सकते हो, इतनी छोटी छोटी, ठीक है। तो इतना बड़ा ये प्लेनेट है, ठीक है। इट इज सो लार्जेस्ट, बहुत बड़ा है, ठीक। इतने बड़े प्लेनेट के अंदर हम 1300 पृथ्वियों को रख सकते हैं। हाउएवर द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा इसका भार है। यानी कि अगर पृथ्वी 1 किलो की है तो ये 318 किलो की, आप ऐसे मान सकते हो। और ये बहुत तेजी से रोटेट करता है अपनी एक्सिस में, यानी कि बहुत तेजी से घूमता है, ठीक है, अपनी एक्सिस में। जुपिटर है लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जुपिटर के उपग्रह भी बहुत नंबर के हैं। इट इज ऑल्सो फेंट रिंग अराउंड इट, और इसके आसपास एक क्या है? फेंट रिंग है। आपने देखा होगा जुपिटर के पास ऐसे एक रिंग है, ठीक है। बृहस्पति के पास क्या है? एक रिंग है। और यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज एट इज अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, और ये भी हम इजिली से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी चमकता है, ठीक है। जुपिटर अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप यू कैन सी 4 ऑफ इट्स मून। अगर आप यहाँ पर इसको टेलीस्कोप से देखोगे तो इसके पास आपको 4 चांद दिखेंगे। सोच लो, इसके पास 4 चांद है। तो जुपिटर के पास यानी कि बृहस्पति के पास इसके 4 चंद्रमा है। तो सोचो, अगर हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा इसके 4 मून है, ठीक है। 4 मून होते हैं, 4 चंद्रमा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी 4 सैटेलाइट्स भी हैं, और हम ये भी कह सकते हैं जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट या उनके चंद्रमा। चलिए फटाफट बृहस्पति को नोट करेंगे। तो बेसिकली हमने देख लिया जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में, ठीक है। तो अब आगे के प्लैनेट्स के बारे में अब पढ़ेंगे हम अगली क्लासेस में। तो आज क्लासेस में इतना ही करते हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।